वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए कॉमर्स की प्रैक्टिस सेट की। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो आप लोग जल्दी से आ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी से आ जाइए, फिर आप लोगों के नहीं तो छूट जाएंगे क्वेश्चंस। अपने आप 6 बजे आ जाया करिए। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। दीज आर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर A एंड B बोथ। मैंने इसमें बहुत बेसिक एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। बेसिक हैं लेकिन इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बेसिक चीजें ही आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाएंगी। और अगर बेसिक क्लियर है तो आप फिर टफ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। बताइए। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा डी, A एंड B बोथ, क्योंकि देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। कॉन्सेप्ट होता है जैसे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया। ऐसे ही हमारा कन्वेंशंस होते हैं जैसे हिस्टोरिकल है, और इसके साथ और भी बहुत सारे कन्वेंशंस होते हैं। तो ये सारे हमारे प्रिंसिपल्स को बताते हैं कि अकाउंटिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटेंट्स या फिर नन ऑफ दीज। अब अकाउंटिंग हमारी किसकी लैंग्वेज को बताती है? देखिए, अकाउंटिंग जो है वो हमारी बताती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, यानी कि जब हम अकाउंट्स की बुक्स लिखते हैं या फिर जो उनकी उसमें ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग करते हैं, वो सब हमारी अकाउंटिंग कही जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेफर्स टू, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या मतलब है? बैलेंस शीट से, ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर फोर्थ ऑप्शन हमारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताइए, आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होगा, तो वहां पे कौन कौन से अकाउंट्स आपने प्रिपेयर किए थे? जल्दी करिए आंसर। देखिए, डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में वैसे तो कॉमन ही होते हैं, बस एक और अकाउंट यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है। वो होता है हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये 4 प्रिपेयर किए जाते हैं, 3 अकाउंट एंड एक बैलेंस शीट। ठीक है, जिसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर नॉर्मल बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल फिक्स असेट्स आर डैश ओवर देयर यूजफुल लाइफ्स, यानी कि इंटेंजिबल असेट्स जो होती है पूरे जीवन में उस पर क्या लगाया जाता है? डेप्रिशिएटेड की जाती है, अमोर्टाइज्ड, चार्ज्ड या फिर एलोकेटेड? बताइए। देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, हम उसको अमोर्टाइज करते हैं। अमोर्टाइज और डेप्रिशिएशन बोथ आर सेम। डेप्रिशिएशन में क्या होता है, टाइम टू टाइम जब उसकी लाइफ होती है तब उसमें भी कुछ ना कुछ कमी आती रहती है उसके रख रखाव में, या फिर उसमें टूट फूट होती रहती है, या फिर उसकी जो इफिशियंसी है वो कम हो जाती है, उस पर हम डेप्रिशिएशन इसलिए लगाते हैं। लेकिन डेप्रिशिएशन जो है वो टेंजिबल असेट्स पे लगाई जाती है। यहाँ इंटेंजिबल असेट्स की बात की गई है, जैसे कि हमारे कॉपीराइट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, इस पे अमोर्टाइजेशन होता है। तो ये अमोर्टाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द बेसिक पर्पस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट इज टू इंडिकेट द फॉलोइंग: फाइनेंशियल पोजीशन, इंक्रीज और डिक्रीज इन असेट्स, थर्ड ऑप्शन इज इंक्रीज और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, एंड फोर्थ है हमारा इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। बताइए, फंड फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो क्या ये इंडिकेट करता है हमको?
देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम वर्किंग कैपिटल के ऊपर काम करते हैं, वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमारे ये हम देखते हैं कि हमारे वर्किंग कैपिटल में इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ये इंडिकेट करने के लिए हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिवरेज रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो या फिर इन्वेंट्री रेशियो। जल्दी से आंसर करिए। ये सारी चीजें मैं आपको इनके कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ। राइट आंसर हो जाएगा देखिए डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, यानी कि इसमें डेट और इक्विटी के प्रोपोर्शन को या उनके रिलेशनशिप को चेक किया जाता है। नेक्स्ट है विच कंट्री कैन टेक द मेंबरशिप ऑफ आईएमएफ, यानी कि कौन सी कंट्री मेंबरशिप ले सकती है आईएमएफ की, जिसका फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शंस हैं डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या फिर एनी कंट्री हु फॉलो द रूल ऑफ आईएमएफ। बताइए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, आईएमएफ का कोई भी मेंबर बन सकता है लेकिन उसको आईएमएफ के रूल्स मानने होंगे। और अगर कोई भी मेंबर कंट्री अगर वो मेंबर बन चुकी है लेकिन फिर भी वो आईएमएफ के रूल को किसी भी तरह से अगर उनका उल्लंघन करती है तो वापस से उनकी मेंबरशिप छीनी भी जा सकती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड बैंक इज द शॉर्ट नेम गिवन फॉर। अब वर्ल्ड बैंक जो है वो शॉर्ट नेम किसके लिए दिया गया है, आईएमएफ के लिए, आईबीआरडी, आईएफसी या फिर एडीबी। इनके फुल फॉर्म्स जरूर कमेंट करिएगा अगर आपको इन सब के फुल फॉर्म पता है तो। आईएमएफ का तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, आईबीआरडी, आईएफसी एंड एडीबी का बताइए। जल्दी से बताइए फिर मैं आपको बता दूंगी। देखिए जो शॉर्ट नेम दिया गया है वो आईबीआरडी के लिए दिया गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। देखिए उसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और आईएफसी होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और एडीबी होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है सेवी। अब यहाँ पर आपको सेवी की फुल फॉर्म बतानी है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है इसलिए मैंने यहाँ पर ये डाली है क्वेश्चन। जल्दी करिए, सेवी की फुल फॉर्म आंसर। आंसर देखिए यहाँ पर ए होगा करेक्ट, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, ये किसको ये रेगुलेट क्या करती है, ये स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है, स्टॉक मार्केट को। ठीक है, जिसमें जिससे कि वहाँ पर किसी भी तरह का इन्वेस्टर के साथ वहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे उन वो एक्सप्लॉइट हो। ठीक है, यानी हेल्दी कंपटीशन हो सबके बीच में। Next है under which method of performance appraisal one person is compared with all other for the purpose of placing them in a simple order of work? Grading, person to person comparison, ranking, none of the above। बताइए। राइट आंसर हो जाएगा देखिए सी रैंकिंग, क्योंकि देखिए इसमें सिंपल ये पूछा गया है कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कंपेयर किया जाता है उनको प्लेसिंग करके। तो प्लेस हम किस में करेंगे, रैंकिंग में कैसे प्लेस करते हैं कि एक पर हम किसको रखेंगे, दो पर किसको रखेंगे, तीन पर। तो ये क्या है, कंपैरिजन तो हो रहा है, तीन पर रखा है यानी कि वो मतलब वो इतना कैपेबल पर्सन नहीं है, एक पर ज्यादा कैपेबल पर्सन रखा गया है, यानी आपने क्या किया है, उनको प्लेस किया है। ठीक है, कंपैरिजन किया है उनके बीच में परफॉर्मेंस के बेसिस पर, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी रैंकिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन रेशियो ऑफ शेयर इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। बताइए।
देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी कंपनीज आर इन्वॉल्व इन द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है तो कितनी कंपनी इन्वॉल्व होती हैं? 1, 2, 3 एंड अनलिमिटेड। बताइए, ध्यान से दीजिएगा आंसर, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं काफी। जल्दी करिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि है 1। देखिए यहाँ पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात की गई है, एक्सटर्नल की नहीं। एक्सटर्नल में 2 या 2 से अधिक कंपनियां चाहिए हमें। इंटरनल है तो इंटरनल में तो उसे वो क्या करेगी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में सिर्फ अपने जो भी उनकी वर्किंग होती है, जो डेट इक्विटी के पोर्शन है, सिर्फ उसमें चेंज करेगी, ठीक है। इसलिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में केवल 1 कंपनी चाहिए हमें, और कंपनी की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो अपनी जो भी अंदर की एक्टिविटी है उनमें चेंज करेगी, अपने कैपिटल प्रोपोर्शन जो भी उनका रेशियो होगा डेट इक्विटी का, उसमें चेंज करेगी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है सीक्रेट रिजर्व्स में बी क्रिएटेड बाय। सीक्रेट रिजर्व क्रिएटेड किस तरह से किए जा सकते हैं? लायबिलिटीज का अंडर वैल्यूएशन करके, असेट्स का अंडर वैल्यूएशन करके, या फिर असेट्स का ओवर वैल्यूएशन करके, या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। बताइए। बहुत सिंपल है, आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ से इसको जोड़कर देखिए। देखिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझा देती हूँ। आपके पॉकेट में रुपए हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये पैसे खर्च ना हो, तो आप माइंड में क्या अपने आप को क्या समझाएंगे कि मेरी खर्चे अभी बहुत ज़्यादा है, मुझे यहाँ यहाँ खर्च करना है, और मेरे पास आपके पॉकेट में 100 रुपये हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने आप के माइंड में ये सोचेंगे कि हाँ 100 रुपये नहीं, मेरे पॉकेट में 50 रुपये हैं और मुझे खर्चे करने हैं 100 रुपये के। तो ये क्या हो गया, आपने लाइबिलिटीज़ क्या की, बढ़ा दी। आपने सोचा कि खर्चे मुझे 100 के करने हैं, और असेट्स आपके पास थे 100 रुपये, लेकिन आपने क्या सोचा कि नहीं मेरे जेब में 50 रुपये हैं। तो ये क्या किया, असेट्स का ओवर अंडर वैल्यूएशन कर दिया। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सीक्रेट रिजर्व हम तब क्रिएट करते हैं जब ओवर वैल्यूएशन कर देते हैं लायबिलिटीज का और अंडर वैल्यूएशन कर देते हैं असेट्स का, तो हमारे पास सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है आपको। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट है राइट शेयर्स आर दी शेयर्स। अब राइट शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं? डेट हैव अ राइट ऑफ रिडेम्पशन, ऑफर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, लीगली इश्यूड टू द पब्लिक एट लार्ज, या फिर फोर्थ है हमारा इश्यूड बाय अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। बताइए। देखिए राइट शेयर्स जो होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको दिए जाते हैं, ठीक है। उनको सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, उनको खुश रखने के लिए इस तरह के राइट शेयर्स उनके लिए ऑफर किए जाते हैं, इश्यू किए जाते हैं, और ये सिर्फ उन्हीं को दिए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पीवी रेशियो इंडिकेट्स प्रॉफिटेबिलिटी, आपको इनकरेक्ट बताना है तो याद रखिएगा। Sales below break even point means profit, margin of safety indicate profit, contribution margin sales into BP ratio, PV ratio यानी कि profit volume ratio। बताइए आपको कौन सा इसमें इनकरेक्ट लगता है? मैं इसको रफ कर देती हूँ, अब ध्यान से देखिए। गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी ढंग से एक एक पॉइंट पढ़ते हैं तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स बिलो लिखा है, और हमारा प्रॉफिट कब होता है? जब सेल अबव ब्रेक इवन पॉइंट हो, और ये बिलो की बात कर रहे हैं जो कि गलत है, ये तो हमारा लॉस में आ जाएगा, ठीक है।
तो ब्रेक इवन पॉइंट से अगर अबव जा रही है हमारी सेल तब हमारा प्रॉफिट आता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट है। और ये पीवी रेशियो तो प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, ये सही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट करता है प्रॉफिट को, ये भी सही है। और कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स इनटू पीवी रेशियो, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है मास्टर बजट इज प्रिपेयर्ड बाय दी। अब मास्टर बजट जो है किसके द्वारा बनाया जाता है? कमिटी, मैनेजर, एम्प्लॉय या फिर नन ऑफ दीज? ये भी मैं आपको एक एग्जांपल से बता दूंगी, पहले आप मुझे आंसर करिए, और अगर आपका नहीं आता है इसका आंसर तो मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करिए और लाइक भी कर दीजिए जल्दी से वीडियो को, और अपने ग्रुप में जो भी आप ग्रुप्स यूज करते हैं वहां पर शेयर कर दीजिए इसको। देखिए, मास्टर बजट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है कमेटी के द्वारा। अब एक सिंपल वे में समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, सेंट्रल फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वहाँ क्या है, एक कमेटी बनी हुई है। तो उन्होंने क्या किया, पूरा ओवरऑल सेंट्रल बेसिस पर एक बजट तैयार किया जिसको हम बोलते हैं मास्टर बजट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमने सोचा कि 40,000 करोड़ इतने का ही मास्टर बजट इन्होंने तैयार किया। अब इतने सारे स्टेट हैं हमारे, तो इस 40,000 करोड़ में से ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे सारे स्टेट को। ठीक है, यानी कि मास्टर बजट की हेल्प से ही और स्टेट का बजट प्रिपेयर किया जाएगा कि इतना हमारा बजट है। अब आप उनको कितना एलोकेट कर रहे हैं हम उसके बेसिस पे वो अपने बजट देख लेंगे। ठीक है, तो मास्टर बजट भी ऐसे ही होता है, कमेटी प्रिपेयर करती है। अब कमेटी ने बना दिया मास्टर बजट, अब किस डिपार्टमेंट में कितना बजट जाना है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनका अपना एक बजट होता है, तो वो इस मास्टर बजट की हेल्प से फिर अपना बजट क्या है यहाँ पर एक एडजस्ट कर लेंगे कि हाँ हमें इतना अमाउंट मिलने वाला है, तो इस तरह से हमारा बजट हम होना चाहिए। तो ये जो है वो कमेटी के द्वारा तैयार किया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? फर्स्ट है ऑल कॉस्ट concepts are not relevant in decision making. Second है a manager is frequently required to make decision which involve alternative choice. फिर है हमारा डिसीजन मेकिंग इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी। एंड फोर्थ है हमारा ऑल कॉस्ट आर रेलिवेंट इन डिसीजन मेकिंग। बताइए। देखिए, चलिए पहले आप आंसर बताइए फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए आप, हाँ ठीक है, अब देखिए आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं ये और ये पॉइंट एक दूसरे को काट रहे हैं यानी कॉन्ट्राडिक्ट है। इसमें बोल रहा है कि रेलिवेंट नहीं होते, इसमें बोल रहा है रेलिवेंट होते हैं, यानी कि इन दोनों पॉइंट में से एक ही यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो ये तो हमारा, हम अब तो ये इसको रिमूव कर दिया सेकंड एंड थर्ड को, ये तो हो नहीं सकता, तो हमें फर्स्ट एंड फोर्थ में देखना है। तो यहाँ पे फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा, सभी कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करती हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है which of the cost is related with decision making? Fixed cost, marginal cost, full cost या फिर none of these? जल्दी बताइए। राइट आंसर हो जाएगा देखिए बी, जो कि है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। नेक्स्ट है द ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया इज। अब पार्टनरशिप फर्म की जो ऑडिट है वो इंडिया में किस तरह की है? ये भी आप अपने सेंस से इसका आंसर कर सकते हैं। जल्दी आंसर करिए फिर मैं आपको बता दूंगी कि आप कौन सा सेंस यहाँ पे अपना यूज कर सकते हैं, कौन सी नॉलेज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए, वॉलेंट्री। अब देखिए हमारे पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन किस तरह का है? कंपलसरी नहीं है ना, वो भी वॉलेंट्री है। तो जब रजिस्ट्रेशन ही वॉलेंट्री है कि करवाएं या ना करवाएं, तो फिर यहाँ पे ऑडिट तो बहुत ही अलग है। तो ऑडिट भी हमारा कंपलसरी तो हो नहीं सकता, वो भी वॉलेंट्री होगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से सोच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
OTCEI बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। स्क्रीन बेस्ड ये फर्स्ट मेथड था जहाँ से ट्रांजैक्शन किया गया था, स्क्रीन बेस्ड था ये फर्स्ट। इसकी फुल फॉर्म बतानी है। जल्दी करिए। देखिए आंसर हो जाएगा ए, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसकी ये फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस। होप यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बता दीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास होगी इवनिंग वाली, यही 6 बजे वाली, इसी में हम डिस्कस करा करेंगे वो डाउट क्वेश्चंस को, क्योंकि 12 बजे की जो हमारी कॉमर्स की क्लास होती है क्वेश्चंस की, उसमें सिर्फ हम प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी डाउट है हम इसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आप बस मेंशन कर दीजिएगा कौन से क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।